नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। और जैसे कि कहा कि हमने साप्ताहिक बुलेटिन हमने बंद कर दिया है, क्योंकि बुलेटिन के लिए तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे पेज बने हैं, आप तक समाचार आते हैं। लेकिन अब हमने साहित्य व पारंपरिक धरोहर पर एक चर्चा रखा है, जिसमें हम किन्नौर के अंदर में भिन्न भिन्न चीजों पर हम चर्चा करेंगे। साहित्यिक चर्चा होगा जिसमें हमारा प्रकृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होगा। और इसमें हम किन्नौर से संबंधित ही जो है साहित्यकार लेखकों को लेकर आएंगे और कुछ बुद्धिजीवियों को लेकर आएंगे। बहुत सारे ऐसे किन्नौर के अंदर में घटनाएं घटी होगी, उस पर चर्चा करेंगे। किन्नौर का उत्पत्ति कैसी हुई, उस पर हम चर्चा करेंगे। और किन्नौर का जो है उत्थान किन किन लोगों ने किया, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि किन्नौर का मुख्यालय रिकांगपिओ है। और किन्नौर के बारे में लगभग 1 लाख के करीब यहाँ की आबादी है। और यहाँ का जो क्षेत्रफल है 6400 किलोमीटर के करीब है। और ये 2470 वर्ग मील में फैला हुआ हमारा किन्नौर है। और यहाँ के वर्तमान जो विधायक और कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी है। अगर हम विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष का नेता किन्नौर में अभी शायद किन्नौर में भी किसी को जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हम वन उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी जी को मानते हैं। तो चलिए। और ये हमारा छोटा सा किन्नौर का एक क्षेत्रफल और जनसंख्या और राजनीति के बारे में था कि किन्नौर की वर्तमान में जो हमारे विधायक जी आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी जो है कैबिनेट मंत्री बने हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब जो है बहुत सारी जो है 5 साल के अंदर में बहुत सारे परिवर्तन किन्नौर के अंदर में देखने को मिलेगा और हम महसूस भी करेंगे। तो आइए आज का जो हमारा साहित्य व पारंपरिक धरोहर पर आज आपको किन्नौर का ही परिचय करवाएंगे कि किन्नौर के बारे में जो हमारे आज के अतिथि है जो परिचय करवाएंगे, हमारे आदरणीय श्री टाशी नेगी जी, बहुत बेहतरीन लेखक और साहित्यकार, शोधकर्ता। और किन्नौर पर शोध भी कर रहे हैं, उनकी पहले बुक्स भी निकली है किन्नौर के ऊपर। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साहित्यकार लेखक आदरणीय श्री मुकेश नेगी जी। जैसे कि हमने कहा कि इस एपिसोड में हर दिन एक नया गेस्ट होगा। हम लेते रहेंगे अलग अलग लोगों को, बुद्धिजीवियों को। और आपको बताना चाहते हैं कि किन्नौर को बनाने के लिए हमारे पूर्व के जो पूर्व के मंत्रियां रहे, पूर्व के हमारे विधायक रहे, पूर्व के हमारे आदरणीय जो किन्नौर के निर्माता कहते हैं, जिन्हें आदरणीय श्री ठाकुर से नेगी भी जो है किन्नौर का उनको बनाने में अहम रोल रहा है। और आदरणीय श्री देवराज नेगी जी। और अगर बात करें तो महिला से हमारे रतन मंजरी जी, सुश्री रतन मंजरी का भी किन्नौर के अंदर में अलग सी पहचान है और उन्होंने भी काम किया है। और अगर बात करेंगे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशनों की, अन्य वीसी फारका नेगी जी, तो उनका भी किन्नौर के अंदर में बहुत अहम रोल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अधिकारी होंगे हमारे छोटे से लेकर बड़े से लेकर, जिन्होंने किन्नौर को बनाने में योगदान दिया है। तो सबका यहाँ पर इस पेज के द्वारा हम आभार प्रकट करते हैं और उनको नमन करते हैं। चलिए आइए मिलते हैं आज के अतिथि आदरणीय श्री काशी नेगी जी से। स्वागत है सर नए एपिसोड में आपका, क्योंकि ये एपिसोड हर शनिवार को रहेगा और आप हर शनिवार को आप लोगों से रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राम भगत जी, बहुत दिनों बाद आपसे जी। मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हर शनिवार को मुलाकात रहेगी। दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो साप्ताहिक जो हमारा साहित्य व पारंपरिक जो धरोहर पर जो चर्चा होगी, हर शनिवार को 7:30 बजे होगी। इसकी समय सीमा भी आप लोग ध्यान दें। तो चलिए सर, मैं आपको छोटी सी एक रचना सुनाऊंगा पहले, उसके बाद आपसे जानेंगे किन्नौर का परिचय और किन्नौर के बारे में आपने जो शोध किया। पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी रचना और दर्शकों के लिए भी रचना। इसमें जी जी। थोड़ी सी जो शब्द जो है हमारे आदरणीय अर्जुन नेगी के भी जुड़े हैं और कुछ मैंने जोड़े। अर्जुन नेगी जी भी बहुत अच्छे लेखक है और वो जॉब में रहते हैं, लेकिन उन्हें भी हम यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साहित्यकारों का ये मंच रहेगा जो लेखनी काम करते हैं। वो किन्नौर पर क्या क्या जो रिसर्च कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने देखा, उस पर भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो आपके लिए एक छोटी सी रचना सर। जी जरूर जरूर। प्यारा किन्नौर हमारा, सुंदर किन्नौर हमारा, चोरा से सुमरा तक पूरा किन्नौर हमारा।
प्यारा किन्नौर हमारा, सुंदर किन्नौर हमारा। क्योंकि आज किन्नौर का एक नया एपिसोड चल रहा है, तो किन्नौर का परिचय करवाना है, तो थोड़ी सी मैं अपने रचनाओं के द्वारा भी परिचय करवाऊंगा। बाकी तो टाशी जी पूरा अपने साहित्य लेख के द्वारा बताएंगे। प्यारा किन्नौर हमारा, सुंदर किन्नौर हमारा, चोरा से सुमरा तक पूरा किन्नौर हमारा। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, जगह जगह स्वागत द्वार, ठंडी ठंडी हवाएं, देवदार चिलगोजा की शाखाएं। कोठी में माँ चंडिका, विशाल हृदय की देवी, बिन मांगे ये मुरादे पूरी करती माँ कोठी देवी। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, 2 लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि परिचय हो रहा है। थानंका महेश्वर, किन्नौर देवताओं का राजा, जो भी दुखियां यहाँ आता, खाली हाथ न वो जाता। माँ त्रंडा देवी, हाईवे सड़क में ही दर्शन रोज देती, महाभारत में चित्रा नाम से वो कहलाती। निचार उषा माता का कृपा अपरंपार, जो भी भक्त वहां जाता, खुद को भाग्यशाली मानता। यांगपा कापनु काश्रीम, यहाँ महेश्वर जी कटगांव, उर्नी मीरू यूला चगांव उर्नी मीरू यूला महेश्वर जी चगांव। सभी देवताओं का हम पर रहता कृपा विशेष, जगह जगह बुद्ध मठों का होता यहाँ सुंदर परिवेश। प्यारा किन्नौर हमारा, सुंदर किन्नौर हमारा। आगे है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बसे है सुंदर गांव, ऊनंग किल्बा सापनी ब्रुआ सांगला, छितकुल है सुंदर गांव। वारी पियो कल्पा पांगी, हरा भरा है गांव गांव, हर तरफ यहाँ हरियाली, मिलता धूप यहाँ कहीं छाँव। किन्नर कैलाश के दर्शन से मन प्रफुल्लित हो जाता, मनोकामना उसकी पूरी हो जाती किन्नर कैलाश की यात्रा से। सांगला मोरंग लावरंग में विशाल किला है यहाँ, जो भी इस किले को देखता देखता ही रह जाता। आराचंग विशु पुलियाच, यहाँ का त्योहार है विशेष, कोदा फाफड़ा जौ से बनता व्यंजन यहाँ विशेष। चुल्ली बेमी अंगूर से बनते यहाँ विशेष शराब, जिसे पीने से सेहत होती नहीं ज्यादा खराब। ज्यादा पीने से हो सकती है, इस पर भी हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ का पेय पदार्थ है जो फल का बनाया जाता है। यूला कंडे का कृष्ण झील, नाकों का कृत्रिम झील, सैलानियों को मनमोहक करते ये प्राकृतिक कृत्रिम झील। किन्नौर का साथी सतलुज है हमारा, भावा नदी और बांसपा नदियों ने भी है किस्मत संवारा। कभी कभी इन नदियों से हमने कहर बहुत सहे, पारछू का झील आना, ऐसे कई किस्से हैं। कभी कभी इन नदियों से हमने कहर बहुत सहे है, फिर भी हमारे जीवन इन्होंने ही संवारे है। देवदार चिलगोजा ने किया यहाँ किन्नौर का श्रृंगार, सेब बादाम नाशपाती बागीचे यहाँ के आधार। आलू मटर साग सब्जियों का होता खूब व्यापार, फल फसल अनाजों का होता खूब भंडार। टोपी दोड़ू चोली यहाँ का है पहनावा, ऊनी पजामे और कोट कौन नहीं जानता। आगे है, रिब्बा अक्पा कानम चांगो काजा और सुमरा, स्पिलो मोरंग सोनम का है सुंदर नजारा। ऊ टाशीगंग ख्वाब समुद्र का सुंदर नजारा, प्यारा किन्नौर हमारा, सुंदर किन्नौर हमारा। छोटी सी रचना, कई गांव छोटे हो सकते हैं इसलिए नाराज भी नहीं रहना, इतना भी याद नहीं रहता। ये छोटी सी परिचय है किन्नौर के समावेश में, वर्तमान में जो वर्तमान का परिवेश है। बहुत अगर बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐतिहासिक ऐतिहासिक के लिए हमारे आदरणीय टाशी नेगी जी किन्नौर की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा आप विस्तृत जानकारी दें। किन्नौर का जो एक रूपरेखा है, कैसे कैसे मिला, अब किन्नौर को अलग जो है अलग एक जिला बना यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 73-74 पंचायतें हैं, 3 ब्लॉक हैं, ऐसे कई चीज है। स्वागत है आपका। धन्यवाद राम भगत नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज आपने मंच दिया और बहुत दिनों बाद हम एक बहुत ही अच्छे साहित्यिक चर्चा को लेकर के यहाँ इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। और जी मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ, इसलिए कि आप निरंतर प्रयासरत हैं हमारे किन्नौर की संस्कृति को लेकर के चर्चा करवाते हैं। कई सारे हमारे विद्वान साथियों को यहाँ बुलाते हैं, साहित्यिक चर्चा रहता है, साहित्यिक गतिविधियों में आप इन्वॉल्वमेंट अपना रखते हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और आज मुझे आपने मौका दिया है कि भाई किन्नौर पर परिचर्चा में आप भाग लें और किन्नौर के बारे में जानें। तो देखिए, किन्नौर के बारे में चर्चा करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, ये बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है।
लेकिन आपने मुझसे प्रश्न पूछा है कि भई किन्नौर की उत्पत्ति और किन्नौर के बारे में बताइए। राम भगत जी, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो सिर्फ़ एक है। और इसी पर्वत श्रृंखला में जब हम उत्तर भारत में आते हैं, तो जो उत्तरी और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हम बात कश्मीर की करें, चाहे हम बात लद्दाख की करें, चाहे हम बात चिनाब घाटी की करें, या चाहे हम बात सतलुज की नदी घाटी की करें। और सतलुज नदी घाटी में ही हमारा किन्नौर आता है। तो जहाँ तक किन्नौर की उत्पत्ति को लेकर के आपने प्रश्न किया है, तो मेरा जो मानना है वो ये है कि किन्नौर जो आज आप देख रहे हैं, एक निर्धारित परिक्षेत्र में ये किन्नौर रीजन आता है, तो ये एक प्राचीन भूमि है। ज़रूरी नहीं है कि ये आज का ही इतना सीमित किन्नौर रहा होगा, ये बहुत विशाल क्षेत्र रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन भूमि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप महाभारत में या रामायण में पढ़ते हैं, तो रामायण में एक किष्किंधा कांड, एक चैप्टर आता है पूरा, जिसमें शतवली जो नामक जो वानर है, उसको उत्तर भारत की और हिमालय क्षेत्र में सीता जी को खोजने के लिए सुग्रीव आदेश देते हैं। तो उसमें किन्नौर क्षेत्र और हिमालय का वर्णन आता है। इसी तरह से जब हम महाभारत के को खोलते हैं, तो महाभारत में दिग्विजय पर्व एक चैप्टर आता है, जिसमें मानसरोवर के पास जो है किन्नर देश को जीतने का ज़िक्र आता है, जो अर्जुन ने जिसको जीता था। चलिए, अगर हम इसको महाकाव्यों की एक जनश्रुति माने या महाकाव्यों की एक कथा माने, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि सतलुज नदी का जो ज़िक्र है वो ऋग्वेद में भी शतुद्री के नाम से हुआ है। और सबसे अच्छी बात और जो रोचक बात ये है कि हमारा जो किन्नौर रीजन है वो मानसरोवर से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। मानसरोवर जिसकी महत्ता या जिसका इम्पोर्टेंस जो है वो धार्मिक और भौगोलिक क्षेत्र से या पर्यावरणीय क्षेत्र में जो है बहुत प्राचीन समय से इसकी मान्यता हमारे देश में रही है। तो किन्नौर की उत्पत्ति आज नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि किन्नौर की उत्पत्ति जो है आज से हज़ारों साल पहले हुई है, या ये कहिए कि यहाँ कई अलग-अलग तरह की सभ्यताएँ या मानव जाति, पौराणिक मानव जातियाँ यहाँ पे विचरत करती रही हैं, बसते रहे हैं। किन्नौर तो आज हमारे लिए है ना, कि भई हम लोग इसको आज किन्नौर के नाम से जानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज से हज़ारों साल पहले जो है इसे किन्नौर के नाम से जानते रहे होंगे। और इसी तरह से जब हम ऋग्वेद को अध्ययन करते हैं राम भगत जी, तो ऋग्वेद, क्योंकि आप जानते हैं कि महाभारत और रामायण से पहले की रचना इसको माना गया है, इतिहासविदों ने इसको पहले से माना गया है। तो किन्नौर के संदर्भ में जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, तो बहुत ही एक रोचक तथ्य सामने निकल कर के आता है। वो रोचक तथ्य ये है कि किन्नौर जो है उस समय भी उस वक़्त के जो शासक थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनका रीजन रहा है। ये ऋग्वेद में जो मैंने जितना शोध किया है, उससे ये सामने निकल कर के आया है। अब आप ऋग्वेद से भी पहले के दौर में चले जाएँ, यानी कि आप प्री हिस्टोरिक एज में, यानी जब आदि मानव यहाँ विचरण करते थे, जिनका गुफ़ाओं में निवास होता था, कोई समाज नहीं था, तो उस वक़्त का भी कुछ चिन्ह जो है किन्नौर में मिले हैं। हैरानी की बात ये है, अचरज की बात ये है कि मुझे खुद, शायद मैंने आपके एक पहले एपिसोड में भी कभी हमने इस बात पे ज़िक्र किया है राम भगत जी, कि रोगी गाँव से नीचे आकर के मुझे एक छोटा-सा गुफ़ा मिला था, जिसमें मैंने कुछ रॉक पेंटिंग्स जो है पाए थे। और उन रॉक पेंटिंग्स का जब हमने अध्ययन किया, तो वो प्री हिस्टोरिक एज के रहे हैं। यानी कि उस वक़्त के, जब मानव जो है गुफ़ाओं में रहता था, गुफ़ाओं से निकल कर के वो घूम रहा था, विचर रहा था इस तलाश में कि उसको अच्छी जगह कहाँ मिलेगी, अच्छा जो है भोजन-पानी कहाँ मिलेगा, तो उस दौर का भी किन्नौर में एविडेंस मिलता है। तो आप ये जान लीजिए कि आज से हज़ारों साल पहले प्री हिस्टोरिक एज में भी किन्नौर में जो है मानव सभ्यता का जो है जन्म हो चुका था। तो मैं ये कहूँगा कि किन्नौर का जन्म अभी नहीं, बल्कि किन्नौर का जन्म जो है हिमालय के साथ, जैसे ही यहाँ पे मानव सभ्यताओं का चलन या समाज का आना-जाना या मानव का आना-जाना हुआ, तभी से हुआ है। हम सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि हम इस पर कोई व्यापक शोध नहीं कर पाए हैं, किन्नौर पर व्यापक शोध नहीं हो पाया है। किन्नौर के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि इसको हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ मीथ से जोड़ दिया है, यानी कि काल्पनिक विचारों से जोड़ दिया है। इस पर कोई अनुसंधान नहीं हुआ है।
तो अगर इस पर अनुसंधान जैसे मैं कर रहा हूँ या और हमारे कई दूसरे साथी कर रहे हैं या इस पर कोई एक मुहिम चलता है राम भगत जी, तो किन्नौर को लेकर के बहुत सारे नए तथ्य जो है वो सामने आएंगे। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि किन्नौर एक बहुत प्राचीन भूमि है, प्राचीन मूल निवासियों की भूमि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, जैसे ये जो नाम रखा है किन्नौर, तो क्या ये हमारे वेदों से लिए गए नाम है? देखिए राम भगत जी, नाम को लेकर ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। किन्नौर के नामकरण को लेकर के हमेशा से ही एक दुविधा रही है। कुछ लोगों ने इनको, जो हमारे भारतीय लेखक हैं, उन्होंने माना कि भाई ये जो है किन्नर देश है, प्राचीन किन्नर देश है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये किन्नरों का देश है। लेकिन जब हम अपने मूल किन्नौरी भाषा में या किन्नौर के डायलेक्ट्स में इसको देखते हैं तो हमस्कद में इसको कनौरिन कहा गया है। अंग्रेजों ने भी इसको कनौर लिखा है और उसी कनौर वर्ड को जो है बाद में हमारे जो हिंदी भाषी लेखक हैं, इन्होंने किन्नर शब्द से जोड़ दिया। और किन्नर शब्द से जब जोड़ा तो किन्नर शब्द से जोड़ने पर ही सीधा सीधा महाभारत में किन्नर देश का जिक्र आता है, पुराणों में किन्नर देश का जिक्र आता है, पुराणों में जो है किन्नर जाति का जिक्र आता है। तो लोगों ने ये विचारधारा मान लिया कि भाई ये किन्नर जाति के लोगों का जो है निवास स्थली रहा था। कोई पौराणिक एक जाति थी किन्नर जाति, उनका ये निवास स्थल रहा था। आज वो जाति काल्पनिक है, लगभग लगभग ये तय है कि वो, ऐसा लगता है कि वो काल्पनिक थे। लेकिन जब हम पुराणों में इसको देखते हैं या महाभारत में इसको देखते हैं तो लगता है कि नहीं, इनका कहीं ना कहीं वजूद रहा था। तो किन्नौर का जो नामकरण है वो आधुनिक जो लेखक हैं, जो हिंदी भाषी लेखक है राम भगत जी, उन्होंने इसको नो डाउट किन्नर से ही किन्नौर बना दिया। लेकिन जब हम इसको बाद में अपने इसमें अंग्रेज़ों के साहित्य में देखते हैं तो अंग्रेज़ों ने कभी भी इसको किन्नौर नहीं कहा है, इसको कनौर लिखा है, कन्नौर लिखा है। और अच्छी बात ये है, हमारे अपने डायलेक्ट में या हमारे अपने किसी भी डायलेक्ट में किन्नौर में इसको कनौरिंग कहा गया है। और कनौरिंग भी मुझे लगता है कि ये किन्नौर से ही बना हुआ है। जबकि आप अपर किन्नौर या फिर स्पीति के जो लोग हैं या तिब्बत के जो लोग हैं, इसको हम, वो लोग हमें खुनू कहते हैं, ठीक है, खुनू कहते हैं। लेकिन किन्नौर जो है ये किन्नर से बिगड़ते बिगड़ के जो है ये किन्नौर बन गया, जबकि वास्तव में ये जो है पहले जो इसको कन्नौर कहा गया था। तो इसके नामकरण को लेकर के अभी दुविधाएं हैं। हो सकता है मेरे विचार से कई सारे हमारे दर्शक जो है सहमत ना हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे ही किन्नौर शब्द को हिंदी भाषी लेखकों ने देखा, इसको सीधा किन्नरों से जोड़ दिया। और आज भी बहुत सारे किताबों में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि भाई ये किन्नरों का देश है। तो अब वो किन्नर कौन है? आज तो इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है राम भगत जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन हो सकता है कि भी अगर हम पुराणों को या महाकाव्यों को, रामायण को, महाभारत को आधार माने, संदर्भ माने, तो उनमें तो किन्नरों के बारे में जिक्र मिलता है। हो सकता है कि ये कोई एंशियंट प्राचीन जाति का नाम रही हो, लेकिन अभी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर या इसको प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि भाई ये किन्नर भी कोई जाति थी। शास्त्रों में तो लिखा गया है लेकिन थी नहीं, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं है। तो हो सकता है कि किन्नर से ही किन्नौर को बनाने के पीछे जो है यही किन्नर एक आधार, किन्नर शब्द जो है ये आधार रहा होगा। लेकिन वास्तव में इसको जो प्राचीन हमारे जो अंग्रेज लेखक थे, जो पहले 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में जब यहाँ किन्नौर आए, इन्होंने कन्नौर ही लिखा है, किन्नौर नहीं लिखा है, इन्होंने कन्नौर ही लिखा है। जी, अगर हम आज़ादी से पहले की बात करते हैं महोदय, तो आज़ाद पूरे भारत में, जैसे हिमाचल में कई ऐसे आज़ाद लोगों का नाम आता है, तो हिमाचल से किन्नौर के कोई ऐसे नहीं दिखे जो आज़ादी के टाइम में उन्होंने भी कोई भाग लिया हो? ऐसे है आपके नॉलेज में कोई साहित्यकार नहीं या देखिए, लेखक या फिर? ये भी प्रश्न बहुत हाँ, ये भी प्रश्न बहुत रोचक है राम भगत जी। ऐसा मैं नहीं मानता, अभी इस पर मेरा भी शोध जारी है। ऐसा मैं नहीं मानता कि भई आज़ादी में हमारे किन्नौर से किसी का भी योगदान नहीं रहा होगा। ऐसा मैं इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि आप 1947 से पहले देखें तो हमारे स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी जी का कंट्रीब्यूशन तो हमें पता चलता है। उन्होंने काफ़ी सारे मुहिम में जो है वो हिस्सा लिया था। लेकिन उनके अलावा भी कोई दूसरे
किन्नौर से रहे या नहीं रहे, अभी इस पर मेरी भी अपनी शोध जारी है और मैं भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भई क्या ये सही है कि भई किन्नौर के ऐसे लोग क्या नहीं रहे हैं जिन्होंने आज़ादी। जी। मैं इसी में जी। बीच में लाना चाहता हूँ। अभी एक ट्राइबल किन्नौर का एक यूट्यूब चैनल देखा मैंने। ट्राइबल किन्नौर है, एक बहुत बेहतरीन जो है ब्लॉग है। उसमें उन्होंने 300 साल पुराना घर का जिक्र किया, वो दिखाया भी उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक 300 साल का विरासत भी हो और ऐसे में हमारे किन्नौर के लोगों ने आजादी में भागीदारी ना दिया हो, ये बड़ी विडंबना है। उसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है राम भगत जी कि हमारे किन्नौर के जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो अपनी ज़मीन से, अपनी धरती से प्यार नहीं करते थे। इसका एक बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा, जब राजा केरी सिंह जी 1639 में बुशहर रियासत के राजा बने। तो स जब पश्चिम तिब्बत में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही थीं, उस समय वो मानसरोवर की यात्रा के लिए तिब्बत जा रहे थे। तो उन्होंने आस-पास के राजाओं से, आस-पास के ठाकुरों से मदद माँगी थी, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया था। तो उनके साथ अपने किन्नौर को और अपने बुशहर रियासत के अस्तित्व को बचाने के लिए जो है, किन्नौर के लोग जो है तिब्बत गए थे। और उन्हीं की बदौलत जो है किन्नौर का जो ऊपरी क्षेत्र है, वो गुगे एम्पायर से बाहर हुआ था। और राजा केरी सिंह जी के इतिहास में ये हमें मालूम पड़ता है। तो ये एक छोटा-सा वाकया है, लेकिन यहीं से ये ज़ाहिर होता है कि देखिए उस वक़्त आज से 300-400 साल पहले, उस वक़्त भी हमारे किन्नौर के लोग राजा केरी सिंह जी के साथ बुशहर रियासत के हित के लिए उनके साथ तिब्बत गए। ये एक बहुत विस्तृत इतिहास है इसका, लेकिन वो तिब्बत गए। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि हमारे किन्नौर के पूर्वज जो थे, अपनी मातृभूमि से प्यार करते थे। लेकिन विडंबना ये है राम भगत जी कि उसको कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन उसका नहीं किया गया। उसको कहीं पे भी लिखित जो है नहीं किया गया। और अगर कहीं पे लिखित है या कहीं कहीं कोई इसका प्रमाण था, तो उसको कहीं पे भी उजागर नहीं किया गया। अगर उसको उजागर किया जाता तो नो डाउट कि वो सामने आता। इवन जेम्स बेली फ्रेजर की किताब में आप पढ़ते हैं, जब 1810 में गोरखों ने बुशहर रियासत पर आक्रमण किया था, तो उस दौर में भी हमारे किन्नौर के जो हमारे पूर्वज थे, उनका योगदान जो है उन्होंने उस पर लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि भई किन्नौर के लोग ईमानदार और अपनी भूमि से प्यार करने वाले लोग हैं। तो इन चीज़ों को कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया। यही वजह है कि आज हमें तलाशना पड़ रहा है कि हमारे किन्नौर के लोगों का अपने देश के प्रति, अपने रियासत के प्रति, अपनी भूमि के प्रति जो योगदान रहा है, उसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन कुछ एविडेंसेस ऐसे मिलते हैं, मैंने आपको राजा केरी सिंह जी के बारे में बताया और 1810 में जब गोरखों का अटैक रामपुर बुशहर पर हुआ था, उस समय किन्नौरों की जो भूमिका थी, उस पर बताया। आपको खुद स्वयं मालूम होगा कि 1810 में जब गोरखे रामपुर पहुँचे, तो उस वक़्त राजा महेंद्र सिंह जी छोटे बालक थे। तो उनको लेकर के राजमाता जो है कामरू किले की ओर निकल गई थीं और जब गोरखे उनकी तलाश में कामरू की तरफ कूच कर गए राम भगत जी, तो हमारे किन्नौर के वज़ीर जो पवारी वज़ीर थे, उन्होंने ही अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए छुलतू से गोरखों को भगाने में कामयाब हुए थे। और हमारा किन्नौर जो है, हमारा कामरू और पूरा जी। किन्नौर जो ऊपर का था, वो इसमें गोरखों इसमें के अटैक एक से चीज बच पाया। बीच में एक कहानी भी जो छुलतू की बात आ रही है, इसमें एक बीच में एक कहानी भी आती है कि चगामेश्वर जी ने जो है गोरखों से बचाया था। इसका इतिहास अभी भी है। गोरखा हुँ। वायरस बोलते हैं। गोरखा वायरस जब आए थे तो राजा मेश्वर जी ने जो है राजा और रानी को अलग अलग जगह छुपाया था। और छुपाने के बाद फिर जो है उन जो गोरखों को बुलाया गया, भाई तुम्हारे को आज हम भोज देंगे। तो ऐसी धार याशंग है। तो वहां पर उन्होंने मेश्वर जी ले गए और वहां भोज की व्यवस्था कर दी और उनको रख दिया कि तुम लोग यहाँ रहो और मैं ऊपर जाके आता हूँ। ऊपर से जब जाते तो वो अपनी शक्ति से पूरा वो पत्थर पत्थर आ जाते तो सब दब जाते हैं। तो वो गोरखा वायरस का भी खत्म करना, यहाँ एक हिस्ट्री भी है कि तब मेश्वर जी ने जो है जो राजा रानी आए थे जब अटैक हुआ था 1810 की बात तो होगी ये भी, तो उस समय उन्होंने बचाया था, ऐसा कहानी भी है। और अभी तक वहां पर जो है वो तलवारें मिलती है, अभी तक भी हम उठाते नहीं है, उसको मना करते हैं। तो ये ऐसी ये कहानी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अंकित नहीं रही है ये। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ राम भगत जी कि हम लोगों ने कहीं पे भी ऐसी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है। देखिए हमारा योगदान किन्नौर को बचाने में
बुशहर रियासत को बचाने में ज़रूर रहा है। वो आप जैसे अभी आपने बताया, ये सारा वाक़या इस ओर इशारा करता है कि हमारे किन्नौर को बचाने में हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और लेकिन ये कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया है, और जो चीज़ें, इन चीज़ों को जो प्रमाणित करने वाली जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम लोग सामने नहीं ला पाए हैं। इतिहासकारों के सामने नहीं आ पाया है। तो यही वजह है कि आज हम अपने इतिहास को, अपनी भूमिका को ढूँढने में लगे हैं कि यार हमारे पूर्वजों के, हमारे किन्नौर के लोगों की भूमिका जो है देश के लिए या अपनी भूमि के लिए कितना रहा है, ये आज हमें तलाशना पड़ रहा है। बात करते तो आपने बिल्कुल कहा कि बुशहर रियासत की रही है, और शायद उस समय जो किन्नौर बुशहर रियासत के साथ जुड़ा था, और इस वजह से जो क्रांतिकारी लोग पूरा रियासत से जुड़ते थे, तो वो किन्नौर का नाम नहीं आता होगा। अच्छा, ये चीज है डॉक्यूमेंट में जो किन्नौर की जो उत्पत्ति का थोड़ा आइडिया है सर, कब नाम पड़ा? क्या ये जब बंटवारा हो गया, हिमाचल का अलग हो गया, उसके बाद एक किन्नौर की अलग से हुआ, जब चीनी कल्पा बना, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट हुआ है हाँ, कि उससे बिल्कुल, पहले बिल्कुल। से ही? देखिए 1960 से पहले जो है हमारा किन्नौर महासू पूरा एक डिस्ट्रिक्ट, पूरा एक एरिया में आता था। 1960 में जब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना तो इसको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के नाम से अलग इसको ज़िला बनाया गया था। ये तो हम सभी लगभग बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये महासू में था, और महासू बुशहर रियासत का ही अंग था। और किन्नौर जो नामकरण है, मुझे लगता है ये किन्नौर 1960 के बाद ही इसको किन्नौर कहा जाने लगा था। उससे पहले हम लोग तो, जो किन्नौर के लोग थे, वो तो इसको कनौरिंग कह के पुकारते थे। लेकिन पर्टिकुलर जो है बाहर के लोगों का जो इसमें, या कि नॉन किन्नौर के लोगों का इसमें योगदान रहा है कि इसका नामकरण जो है वो किन्नौर कर दिया गया हिंदी भाषी लोगों ने। ऐसे बहुत से हमारे किन्नौर में बहुत से एरिया का नाम जो है वो बना दिया गया। जैसे हमारे कल्पा रीजन में एक गाँव है कोशमें, उसको कश्मीर बना दिया। पंगे है, पंगे को पंगी बना दिया। ठंगे है, ठंगे को ठंगी बना दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। तो ये सारा जो है हमने जो गैर किन्नौर वासी थे, उन्होंने जो है ये जो हिंदी भाषी बोलते थे ना, तो उन्होंने अपनी हिंदी भाषा के जो फ्लुएंटली जो एक सहजता होती है हर भाषा की अपनी, उसमें डाल दिया, तो हमारे नामकरण चेंज हो गए सारे। आज आप किन्नौर के अब लगभग सारे अभी इलाके अभी का में एक नाम देख। अभी और एक चीज और देखने को भी मिलता है धीरे धीरे जो है, वैसे तो किन्नौर में जनता को बताना चाहता हूँ, हमारा आज का विषय है साहित्य व पारंपरिक धरोहर पर चर्चा। और यहाँ आप लोगों को पता चला, लग भी गया होगा कि किन्नौर का नाम कैसे पड़ा है। मौखिक तौर पर यहाँ पर जो अंग्रेजों ने यहाँ पर इसको कन्नौर कहा गया है। और जो है इसकी उत्पत्ति किन्नर शब्द से ली गई है। किन्नर जो है शब्द जो है महाभारत काल में देखेंगे तो, अगर उस समय का जो एक अलग से समुदाय हुआ करता था, शायद नृत्यांगना, क्यों सर, कुछ ऐसा था ना सर, नृत्य नहीं, नृत्य। नहीं, नहीं, उसमें इसमें इसमें भी ये है। देखिए इसमें पता क्या है, आज विडंबना ये है राम भगत जी की, अब किन्नर जो है हमारे शब्द का प्रयोग जो है कुछ दूसरे अर्थ में भी किया जा रहा है। जो अर्धनारी है उनके लिए भी किन्नर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे पुराण हो, ये इस बात को कहीं पे भी प्रमाणित नहीं करते हैं कि किन्नर शब्द का प्रयोग जो है वो अर्धनारियों के लिए होता है। ठीक है, आप महाभारत में देखिए, आप शिखंडी का देखिए, जिसको भीष्म पितामह के सामने वो आता है, तो वहां पे भी किन्नर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, अर्जुन का भी आपको एक उसमें करेक्टर मिलता है, और वो उसमें भी आपको जो है कहीं पे भी इस तरह का वो नहीं मिलता है। तो जितना मैंने अध्ययन किया है उसमें कहीं पे भी किन्नर शब्द का प्रयोग जो है वो अर्धनारियों के लिए नहीं है। वो शास्त्रों की अगर हम बात माने, या शास्त्रों को अगर हम संदर्भ बनाते हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि किन्नर एक ऐसी कम्युनिटी का नाम रहा है जो गीत संगीत विद्या में जो है निपुण थे, अच्छे वो कलाकार थे। उस दृष्टि में दिखाई देता है ये। लेकिन कई अर्धनारी थे, ऐसा नहीं है। किन्नरों के बारे में बहुत जी अच्छे व्याख्यान जो है हमारे शास्त्रों में मिलता जी है। जी बिल्कुल। ये गीत संगीत से जुड़े होने के कारण ऐसा भी मत दिखता है। और आज़ादी के बाद जो इसका जो हिंदी नाम एक दिया गया टाइटल, कन्नौर से किन्नौर, तो अब सभी लोग समझ गए आज का हमारा जो परिचय है किन्नौर से संबंधित। और उसके बाद इसकी जो मुख्यालय शायद चीनी कल्पा, क्यों सर? कल्पा चीनी था पहले, हाँ, चीनी।
जिसको जैसे आप चीनी। चीने हैं, पहले इसको ट्रेडिशनली हमारे गांव जो कल्पा का नाम था वो चीने था। चीने को बाद में फिर वही बात आती है कि हिंदी भाषी जो गैर किन्नौर के लोग थे, उन्होंने अपनी भाषा सहजता के चलते इसको जो है चीनी बना दिया। जी, हमारा एपिसोड इस प्रकार से रखने का मकसद ये है कि हमारे युवाओं को पता होना चाहिए कि किन्नौर नाम कैसे पड़ा, किन्नौर का पहला मुख्यालय कहाँ है, और इसमें बहुत सारे जो है बुशेर रियासत से जुड़कर आज़ादी तक की बातें थी, और इसमें गोरखा रेजिमेंट तक की बातें थी। ऐसे बहुत सारे तथ्य थे जो लोगों को पता ना हो, और पता भी हो तो आज तक ये शेयर नहीं होता था। और दूसरी बात, कहीं इसकी प्रॉपरली लेख बंद नहीं है जहां पर हम इसको पढ़ सके। यहाँ पर 1948 में, रमेश जी कहते हैं कि 1948 में राहुल संस्कृत्यान ने जो है किन्नर देश को लिखा है। तो किन्नर देश ये सभी जानते हैं। तो चलिए महोदय जी, महत्वपूर्ण जानकारी। और मैंने अब तो किन्नौर में नई चीजों का उत्पत्ति हो रहा है, धीरे धीरे हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। आज हमारा परिचय इस पर ही चर्चा था, विशेष तौर पर किन्नौर के बारे में। और कुछ आप जो आज का साहित्य चर्चा में किन्नौर से संबंधित जो और संक्षेप में कुछ बताना चाहते हो, जो पूरा, क्योंकि आज परिचय ही है। हाँ राम भगत जी, देखिए ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात बोली कि विडंबना ये है कि आज के समय में हमारे किन्नौर का जो इतिहास है उसको लेकर के मैं बहुत चिंतित हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे किन्नौर के इतिहास पर आज तक कभी कोई शोध हुआ ही नहीं है। हम लोगों ने उसी बात को सही माना जो बाहर के लेखकों ने लिख दिया। अभी रमेश जी लिख रहे हैं कि भाई किन्नर देश राहुल सांस्कृत्यायन ने कह दिया। बस उसी का ही अनुकरण हमारे बाकी जो दूसरे जो लेखक थे उन्होंने कर दिया, इसको किन्नर देश मान लिया। राहुल जी हिंदी के बहुत प्रकांड विद्वान थे, वो शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इसको किन्नर देश इसलिए कह दिया क्योंकि यहाँ के लोगों को, या इस जगह का नाम कनौर था, कनौर को जो है किन्नर से जोड़ दिया, और किन्नर से जोड़ दिया तो फिर इसको किन्नर देश बना दिया, और बाकी के लोगों ने भी इसको किन्नर देश मानना शुरू किया। जबकि जब हम अब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, महाकाव्यों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो किन्नौर का इतिहास जो है एक बहुत प्राचीन दौर से शुरू होकर के आता है। उसके कुछ संकेत राहुल जी ने अपनी किताब में भी बहुत अच्छे से दे रखा है। अपनी किताब में भी जब वो किन्नौर के इतिहास के बारे में लिखते हैं, तो उसमें भी अगर हम बारीकी से देखें तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने उसमें लिखा है। आज हमारे किन्नौर की जो संस्कृति है, तो संस्कृति मुझे लगता है कि वैसे तो हमारे किन्नौर की जो संस्कृति है वो आहिस्ता आहिस्ता न जाने ये टूट रहा है या बिखर रहा है, या आप हम सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन संस्कृति की पहचान आपके इतिहास से होती है, और इतिहास इस तरह का हो गया है कि भाई हमने उसको किसी किसी ने पांडवों से जोड़ दिया है, किसी ने किसी काल कल्पित जो है देवता या किसी और चीज़ों से जोड़ दिया है, शोध उस पर नहीं हुआ है। यही वजह है कि भाई आज हमारे किन्नौर का जो इतिहास है वो मनगढ़ंत बातों पर ही आधारित है। ये बहुत चिंता की बात है। मैं तो इसको लेकर के बार-बार कहता रहा हूँ कि इस पर अनुसंधान किए जाने की ज़रूरत है, और हमारे मंदिरों में या हमारे पुराने घरों में जिनके पास भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जिनके वजह से किन्नौर का इतिहास सामने आ सकता है, उन पर शोध करने की आज ज़रूरत है, उनको सामने लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो इतिहास को दर्शाने वाले जितने भी रिसोर्सेज है उसको छिपा करके इतिहास सामने नहीं आएगा राम भगत जी, उनको सामने लाना होगा। जब हम उनको सामने लाएंगे तो इतिहास के बहुत सारे चैप्टर सामने निकल के आएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि भाई महाभारत टाइम में किन्नौर का क्या वजूद रहा, या रामायण काल में क्या उसका स्टेटस रहा, तो जरूर नो डाउट उस समय भी यहाँ का जो है लोग, यहाँ जो है लोग थे। महाभारत में अगर आप देखें तो महाभारत में पूरा ये एरिया जो है भानासुर के अधीन हम पाते हैं इसको। भानासुर का पूरा एम्पायर था इस इलाके में, और कोई भानासुर महाभारत या पुराणों की बात माने तो कोई काल्पनिक चरित्र नहीं था। ये उस समय का एक इतिहास पुरुष थे, जिन्होंने बहुत बड़े रीजन पे जो है भारत और हिमालय के बहुत बड़े रीजन पर अपना एकाधिकार जो है स्थापित कर रखा था। तो इन चीजों पर अनुसंधान कौन करेगा? हमारी लोक भाषाओं में, हमारी जो लोक भाषाएं हैं, हम जो डायलेक्ट बोलते हैं, उसमें आज भी ऐसे ऐसे तत्व मौजूद हैं जो हमको इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी हद तक मददगार हो सकते हैं कि भाई हमारे किन्नौर का इतिहास जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, या हमारे किन्नौर के इतिहास का कनेक्टिविटी कहाँ से शुरू होता है। लेकिन इस पर शोध आज तक नहीं किया है। हमारे डायलेक्ट्स जो हैं हिंदी और अंग्रेजी में सिमटते जा रहे हैं, वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं।
दिन प्रतिदिन वो बहुत तेजी से खत्म जी होते जा रहे हैं। हमारे हमारे अपने जो फंक्शंस हैं, चाहे वो शादी है, शादी ब्याह का है, मरना जीने में जन्म मृत्यु के जो संस्कार है, उनमें आप संस्कारों पर कौन शोध करता है? हमारे किन्नौर में अगर हम फेरे नहीं लगाते हैं शादी में, मंत्रोच्चारण नहीं होता है, तो क्या इसका मतलब वो शादी नहीं है? बिल्कुल शादी है, लेकिन फेरे मंत्र क्यों नहीं लगाते हैं? इससे ये साबित होता है कि किन्नौर का रीजन जो है प्री वैदिक पीरियड का रीजन पहले का है। जब भारत में जी मंत्रोच्चारण और फेरे की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले का हमारा वो कल्चर है, जिसको आज तक हम लोगों ने जीवित रखा है। इस बात का हमें फ़क्र होना चाहिए। यहीं से हमें मालूम पड़ता है कि भई हमारी जो संस्कृति है, वो एक प्राचीन और पुरातन संस्कृति है, जिसको हमने आज तक संजो के रखा है। हम लोग ये ऐसी चीज़ों पर जब तक हम गौर नहीं करेंगे राम भगत जी, तो हम अपने इतिहास को कैसे जान पाएँगे? ये मान लीजिए जी आपसे ही किसी ने पूछ लिया, "अरे राम भगत जी यार, आप तो इतने अच्छे लेखक हो, आपके किन्नौर में शादी ऐसा कैसे होता है यार? आपके तो जी मंत्रोच्चारण ही नहीं होता, आपके तो फेरे भी नहीं होते, तो क्या वो शादी नहीं है?" बिल्कुल शादी है भई, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में चढ़ता है बाकायदा कि भई हस्बैंड-वाइफ है। हम इसलिए इस पर फ़क्र करते हैं, क्योंकि हमारा जो मैरिज कस्टम है, वो बिफ़ोर हिंदू मैरिज कस्टम से पहले का है। जब हिंदू रिलीजन में मंत्रोच्चारण का विधि शुरू हुआ, उससे पहले का है वो, ठीक? तो इसीलिए हम लोग जो है किन्नौर के लोग पुरातन लोग माने जाते हैं, इसीलिए हम लोग आदिवासी लोग माने जाते हैं कि हमारी संस्कृति आदि है, हमारा समाज, हमारे जो मान्यताएँ हैं, वो अनादिकाल से आदिकाल से चलती आ रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप मृत्यु संस्कार को ले लीजिए, मृत्यु संस्कार में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, जो हमारे कहीं पे भी हिंदू रिलीजन से कनेक्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता, कुछ चीज़ें कनेक्ट होता है, लेकिन उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता है, ठीक? तो इसीलिए ये सब चीज़ों पे शोध जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक ये मान के चलिए कि हम किन्नौर का जो मूल इतिहास है, किन्नौर की जो मूल आइडेंटिटी है, उसको सामने नहीं ला सकते। जी आपके लिए एक सवाल आया है किन्नौर टीम की ओर से। किन्नौर टीम जो है निगरानी रखती है किन किन बातों पर बातचीत चली है। तो ये कह रहे हैं कि महोदय हमारी कुछ बोलियों के शब्द दक्षिण भारत के शब्दों से मेल खाते, जैसे मराठी के कुछ शब्दों में इसका मेल खाता है, तो इसका क्या इतिहास रहा होगा? देखिए, ये बहुत अच्छा आपके पेज से ये प्रश्न आया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला राम भगत जी, जो हमारे डायलेक्ट्स हैं या भाषाएँ हैं, उनमें इतिहास के बहुत सारी चीज़ें संजोए होते हैं। पहले तो इनको ये मैं बता दूँ कि जो दक्षिण भाषा के जो शब्द हैं, जिसको हम द्रविडियन लैंग्वेजेज़ बोलते हैं, तो द्रविडियन जो लोग थे, वो आर्यन सोसाइटी थी। प्री आर्यन सोसाइटी थी। जब आर्य भारत में प्रवेश किए, उससे पहले ये भारत में, पूरे उत्तर भारत में इनका एकाधिकार था। तो जब इनका आर्यों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब इनका आर्यों के साथ वॉर हुआ, तो ये खदेड़ दिए गए साउथ की तरफ को। ये इतिहास में बहुत जगह लिखा हुआ है, आप खोल के पढ़ सकते हैं। तो ये खदेड़ दिए गए। तो शब्द सिर्फ हमारे किन्नौर में दक्षिण भारत के ही शब्द नहीं, बहुत सारे शब्द आज भी है। आप एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको, आप दक्षिण भारत का तो ख़ैर अभी अभी का हम मान के चलें, मिस्र की सभ्यता, देखिए मिस्र कहाँ है? मिस्र नील नदी के किनारे पे बसा हुआ एक पुरानी सभ्यता है, जो आज से 3-4 हज़ार साल पहले सभ्यता पनपी थी। वहाँ पे एक शब्द का प्रयोग होता था राम भगत जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो अपने एक देवता को निनगिर-सु बोलते थे। निनगिर-सु देवता के लिए संबोधन था ये, और वो सु शब्द आज भी हमारे किन्नौरी में शू बन के खड़ा है। अब आप बताइए, ये विस्मय नहीं तो क्या है? ठीक है? तो भाषाओं में जो आदान-प्रदानता है, ये मराठी में नहीं, हमारी भाषाओं में बहुत सारे शब्द जो है, हमारे डायलेक्ट्स में बहुत सारे शब्द आज भी आर्यन शब्द भी हैं, मराठी के भी मिलेंगे, आपको कुछ और ऐसे शब्द पुराने शब्द मिलेंगे, ऋग्वेद के भी शब्द मिलेंगे, ठीक है? बहुत सारे शब्द संस्कृत के मिलेंगे, तो ये बहुत अब हमारे किन्नौर में जो है, जो जितने भी डायलेक्ट्स हैं, उनमें बहुत सारे शब्दों का एक सामंजस्य बिखर बैठ गया है। लेकिन कुछ खूबियाँ इनमें ऐसी हैं, हमारे किन्नौरी में, जो ये साबित करते हैं कि भई ये प्राचीन भाषा का अंश है। जैसे भारत के सबसे प्राचीन जो भाषा है, उनमें आती है मुंडारी भाषाएँ, जो लोग भाषा बोलते हैं, मुंडा जनजाति के लोग जो भाषा बोलते हैं। तो इनमें 3 वचन माने गए हैं, इन भाषाओं में 3 वचन हैं, प्रत्यय प्रधान भाषाएँ हैं ये। तो ऐसी भाषाओं की जो खूबी है, वो हमारे किन्नौरी डायलेक्ट में भी है, हमस्कद में है। हमस्कद में 3 वचन है, प्रत्यय प्रधान भाषा है ये, डायलेक्ट है।
तो ऐसे बहुत सारी खूबियां हैं। तो इनसे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो रीजन है, कहीं ना कहीं जो हमारी जो आइडेंटिटी है, वो भारत के मूल निवासी, भारत के प्राचीन निवासी होने का एक प्रमाण देते हैं। तो इन तो चीजों कहीं पर ना शोध करने की कहीं कहीं ना आवश्यकता है कहीं रामगढ़ जी। जी, कहीं ना कहीं हम ये माने कि हमारा जो किन्नौर के जो हम है आदिम जमाने से यहाँ लोग रहे। हम प्राचीन जमाने के लोग हैं बिल्कुल, हम। बिल्कुल कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमारे, देखिए हमारे यहाँ के लोग आदिवासी हैं, और आदिवासी होने के नाते इसीलिए हमारे किन्नौर की जो आइडेंटिटी है आज भी पूरे हिमाचल में, ऐसा लोग आप सुनते होंगे कि वे कहते हैं किन्नौर की संस्कृति अलग ही है। जब किन्नौर के डांस को, जब किन्नौर के नृत्य को, किन्नौर के सॉन्ग को लोग सुनते हैं तो उनके मन में एक हैरानीपन सा आ जाता है कि यार ये कैसा नृत्य है। तो वो हैरानीपन ही तो हमारी अपनी मूल पहचान है। वो जो डांस में, गीत में, नाचने में, वेशभूषा में, श्रृंगार में जो चीजें दिखती है बाहर के लोगों को, वो उनसे उनको अलग दिखती है। और वही भिन्नता जो है हमारी अपनी आइडेंटिटी है, जो बहुत प्राचीन समय से हमने जिनको संजो के रखा हुआ है। और यहाँ पर कृष्णा नेगी बहुत अच्छे राइटर है, इनको भी हम कभी बीच में लेंगे। बहुत बेहतरीन जो है किन्नौरी पारंपरिक चीजों पर लिखते हैं, पुराने गानों पर। तो उर्दू के कई शब्द इन्होंने जिक्र किया है किन्नौरी बोली में। हाँ, उर्दू के बिल्कुल नो डाउट। उर्दू जो है, देखिए उर्दू भाषा का जो जन्म हुआ है वो भारत में हुआ है। तो उर्दू के बहुत सारे शब्द जो है हमारे किन्नौरी डायलेक्ट में आज भी है, और मुझे नहीं लगता कि उसके जगह पे कोई और चीज़ जो है यहाँ पे आ पाना मुश्किल होगा। और ये खाली किन्नौरी में ही नहीं, किन्नौरी डायलेक्ट्स में ही नहीं, हिंदी में भी हम लोग रोज उर्दू के बहुत सारे शब्द बोलते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि 70 से 80% लोग जो हम उर्दू के ही शब्द बोलते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि भाई ये हिंदी के शब्द हैं। तो उर्दू हमारे हिंदी में जिस तरह से मिक्सअप हुआ है, इसी तरह से इसने इन्फ्लुएंस कर दिया है किन्नौरी में भी। किन्नौरी में भी आज हम लोग बहुत सारे शब्द जो है वो उर्दू के बोलते हैं। कारदार है, कमीज है, और बहुत सारे और भी कई शब्द है। अगर मैं अभी शायद याद ना कर पा रहा हूँ, तो बहुत सारे शब्द हैं। अब कॉमन सा शब्द है, हम लोग मंदिर में जाते हैं तो देवता के कारदार जो होते हैं उनको कारदार बोलते हैं। ठीक है, गानों में भी देखिए कि भाई कारदार शब्द हुआ, उर्दू का शब्द है ये, और बहुत प्रचलन में रहने वाला शब्द है। तो ऐसे और भी कई सारे शब्द जो है आज हमारे किन्नौरी डायलेक्ट में आ गए हैं। ये भाषाओं का इन्फ्लुएंस है, एक दूसरे के साथ घुलना मिलना इसी को कहते हैं। और भाषा की, ये कोई भी भाषा हो, उसकी ये प्रवृत्ति होती है। अब हम देखिए, आज आप भी हिंदी बोलते हैं, मैं भी हिंदी बोलता हूँ, तो हिंदी के साथ हम दिन में कितने बार उसमें अंग्रेजी के वर्ड जोड़ देते हैं, है ना? आप कितनी बार अंग्रेजी के वर्ड जोड़ देते हैं? जी, रमेश जी ने जिक्र किया कि भोटी भाषा और पहाड़ी भी शब्द भी है। बिल्कुल। बोटी और किन्नौर के डायलेक्ट्स का तो बिल्कुल ऐसे आस पड़ोस का संबंध है। बोटी के बहुत सारे शब्द जो है हमारे किन्नौरी में भी आते हैं, लेकिन देखिए बोटी का जो व्याकरण है वो संबोध व्याकरण जो है 6th सेंचुरी में बना था। तो किन्नौरी डायलेक्ट उससे पहले का भी रहा होगा। ये बात अलग है कि किन्नौरी में बाहरी भाषाओं के शब्द इसलिए आ गए क्योंकि किन्नौरी के अपने कोई स्क्रिप्ट नहीं है, अपनी कोई लिपि नहीं है। और लिपि न होने की वजह से इसमें असंख्य शब्द हिंदी के आ गए, असंख्य शब्द जो है इसमें बोटी के आ गए, उर्दू के आ गए, और अब तो अंग्रेजी के भी आ गए हैं। अब तो हम देखते हैं कि भी अंग्रेजी के भी अब शब्द हम। जी 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 जी, वर्तमान में अगर इसे संजोया नहीं गया तो आधुनिक जो राइटर है इसको बिल्कुल ही बदल देंगे, जो गानों के माध्यम से। बिल्कुल, वो तो ऑब्वियसली हम देख भी रहे हैं कि भाई बहुत सारे शब्द, अभी मैं खुद भी हमारे किन्नौर के डायलेक्ट्स पे ही काम कर रहा हूँ, तो मैं कई शब्द को लेकर के मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि भाई ये गायब कहाँ हो गए। अब गायब गायब कहाँ हो गए? जैसे आपके कि हमारे किन्नौर में हम दूल्हा दुल्हन को लाड़ा लाड़ी बोलते हैं, तो लाड़ा लाड़ी शब्द किन्नौरी थोड़ी ना है। लाड़ा लाड़ी शब्द किन्नौरी नहीं है। लाड़ा लाड़ी तो यहाँ भी बोलते हैं, आपके इधर रामपुर एरिया में बोलते हैं, हिमाचल के कई दूसरे एरिया में बोलते हैं लाड़ा लाड़ी है, तो लाड़ा लाड़ी नहीं है। हमारे किन्नौर के लिए एक अलग मूल शब्द था। इसी तरह से तेल शब्द है, तेल को हमने तेलंग बना दिया है। देश शब्द है, देश को देशंग बना दिया है। अब आपका पगरामंग है, आपके चगांव का जो एरिया है वो पगरामंग है। प जो है चार, और ग्रामंग जो है ग्राम से बन गया, चार गांवों का जो है एक सामूहिक क्षेत्र, वो पगरामंग बन गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे असंख्य शब्द हिंदी के आ गए हैं। लेकिन अगर हम किन्नौरी डायलेक्ट में हमस्कत की बात करें, तो हमस्कत ने एक बहुत बड़ी छाप अपना एक जिंदा रखा हुआ है। वो ये कि इसने जितने भी बाहर के शब्द आए हैं उसके आखिर में ng लगा दिया है।
उसके आखिर में इसने ङ लगा दिया है, तेल से तेलंग बना दिया, देश से देशंग बना दिया, ग्राम से ग्रामंग बना दिया, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे शब्द जो है इसने ङ लगा कर के इसको दिखा दिया कि भई ये बाहर से आए हुए शब्द हैं। तो भाषाओं में तो बहुत उथल-पुथल हुआ है राम भगत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाड़ा लाड़ी हमारे को डायलेक्ट्स में क्या बहुत कुछ ऐसे उथल-पुथल हुआ है। नारछंग नारछंग नहीं कहते सर, कुछ ऐसा नहीं, नारछंग या कुछ ऐसा नहीं, लाड़ा लाड़ी? लाड़ा-लाड़ी को नरछंग तो मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैंने बुजुर्गों से इस बारे में बहुत पहले संवाद किया था, तो खतूच-खतूचनिक बोलते थे। कुछ कुछ नहीं। हाँ, तो अब हम लाड़ा-लाड़ी बोलते हैं, कॉमन है तो लाड़ा-लाड़ी बोलते हैं कि भई लाड़ा-लाड़ी है जी। अब हमारे मैं तो अफ़सोस करता हूँ ये देख कर के कि यार हमारे जो किन्नौर के जो ट्रेडिशनली मैरिज कस्टम है, उसमें भी अब नई-नई चीज़ें हमने ऐड करना शुरू कर दिया है। जो मेहंदी का रस्म है या फिर और भी कई सारी रस्म जो है उसमें डाल दिया है, वो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। वो हम लोग आधुनिकीकरण की तरफ जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भई अगर हम लोग ख़ासकर शादी जैसे माहौल में शादी जैसे पारंपरिक उसमें विधान में अगर हम मूल संस्कृति को ही बनाए रखें तो क्या बात होगी? बहुत बढ़िया बात रहेगी। जी, कृष्ण कृष्ण ने ये कहते हैं कि सम संस्कृत वर्ड्स आर सिमिलर टू किन्नौरी वर्ड्स लाइक वाइस, जैसे आपका कुकुरा, कुकुरा कुकुर फॉर कुकुर और हाँ, और कुकुर जी, हाँ, तो ये कुकुर जो वर्ड है देखिए कुकुर संस्कृत से ही आया है, बिल्कुल नो डाउट इसमें कोई दे नहीं है। इसी तरह से आप दिवस दिवस शब्द संस्कृत का है, उसको हम लोग दिवस को द्यार बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जो संस्कृत से जो है, अभी भी हमारे अपने किन्नौर के जी। डायलेक्ट्स में यूज़ होते हैं। यहाँ कृष्णा नेगी ने कहा कि लाड़ा लाड़ी प्राय मी और पौरमी बोलते हैं शायद। देखिए, प्रायमी और पौर्मी जो शब्द है, ये इसका प्रयोग जो है, लोकगीतों में ज़्यादा मिलता है। स्वर बंधन के लिए इसका प्रयोग लोकगीतों में ज़्यादा मिलता है, प्रायमी, पौर्मी। इन्होंने सही बोला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही बोला है, पौर्मी, प्रायमी, बहुत सही बोला है, लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादातर आप देखेंगे, तो ये लोकगीतों में इसका प्रयोग ज़्यादा मिलता है। चलिए, बहुत बेहतरीन आपने आज का एपिसोड रखा। तो आज हमारा किन्नौर से परिचय ही था और धीरे-धीरे हम अलग-अलग चीज़ों में इसमें हम बात करते रहेंगे। हमारा मकसद रहेगा कि किन्नौर को एक खुशहाल बनाना और किन्नौर के बारे में समझना युवा पीढ़ी। और बड़ा विडंबना की बात है, बिल्कुल, 6 बजे बिल्कुल। से लेकर 10 बजे तक लोग जो है आजकल जो है हम तो एक अलग-अलग एपिसोड लाते हैं, लेकिन किन्नौर के अंदर में एपिसोड चल रहे हैं सर आजकल तंबोला एपिसोड। तो ये बड़ी विडंबना की बात है, लोग आजकल जो एक अलग-अलग प्रकार के नशे नहीं पाल रहे, लेकिन अगर समय रहते आप इन चीज़ों से नहीं छोड़ पाएँगे तो आपका जो बच्चा, आपके परिवार, आपके जो पूरा किन्नौर एक दिन जो है इन्हीं चीज़ों में पढ़ना-लिखना छोड़ देगा और जुआ के ही खेलना लगेगा। ये एक छोटी-सी हमारा एक शनिवार का एपिसोड है। साहित्य व पारंपरिक धरोहर पर चर्चा, और धीरे-धीरे हम जानेंगे आधुनिकता के दौर पर किन्नौर कैसा गया बिल्कुल, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। आधुनिकता में किन्नौर का जो होड़ है, जैसे अभी आधुनिकता में आ गया अब जुआ। भले ही आपका चेस खेलना बंद हो गया, भले ही आपका ताश खेलना बंद हो गया, अब जुआ आ गया, ऑनलाइन गेम। तो ये चीजें आधुनिकता के दौर पर किन्नौर कहाँ जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक बेहतरीन चर्चा के साथ, जिसमें हम किन्नौर के कुछ जानेंगे कि पहले का रीति रिवाज और अभी का जो रीति रिवाज है हिंदू धर्म से क्यों जुड़ता है, जबकि किन्नौर में ऐसा था नहीं। तो मिलते हैं अगले शनिवार को सर। सबसे पहले यहाँ पर अर्जुन जी जुड़े, इनका भी आभार मानते हैं और आपसे भी निवेदन करते हैं कि साहित्य चर्चा में आप भी कभी समय निकाले। तो इनका कहते हैं कि रोचक, और इन्होंने कहा कि रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आप दोनों महानुभावों का धन्यवाद। आजकल मैं नेपाल में हूँ तो यहाँ आमा बुआ बोला जाता है। तो बिल्कुल यहाँ आमा बुआ माता माता पिता के हाँ, लिए बोलते हैं। ये अर्जुन जी ने बिल्कुल सही पकड़ा। पिछले कल ही इस पर मेरे किसी हमारे एक विद्वान साथी से चर्चा हो रही थी कि नेपाल में कुछ लोग इसको अभी भी अमा-बुबा बोलते हैं। तो देखिए नेपाल के में ये लोग बोलते हैं और आप इधर उत्तराखंड और गढ़वाल, कुमाऊँ की तरफ एरिये में आते हैं तो शब्दों में समानता है। तो इसका मतलब ये है कि कभी किसी आज से कई साल साल पहले ये पूरा रीजन जो है एक तरह का मतलब आदान-प्रदान रहा होगा।
व्यापारिक आदान-प्रदान रहा होगा, सामाजिक आदान-प्रदान रहा होगा। हो सकता है कि हमारे पूर्वज यहाँ से वहाँ गए हों या उनके पूर्वज यहाँ से यहाँ आए हों। ये एक बहुत लंबा शोध का विषय है राम भगत जी। लेकिन जी। अमां-बुआ बोलते हैं ये बहुत बड़ी बात बोली और मैं इसके साथ एक और चीज़ ऐड करूँ, आप यहाँ मलाना में चले जाइए, कुल्लू में। वहाँ के डायलेक्ट्स को स्टडी करेंगे तो वहाँ के डायलेक्ट्स में और किन्नौरी डायलेक्ट्स में बहुत सारे सब सिमिलर है। वहाँ भी बिल्ली को पिशी बोला जाता है। पजामा ऊनी पजामा को सुतन बोला जाता है। तो देखिए कितनी एक हैरानी भी होती है कि भाषाओं में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये यही दिखाता है राम भगत जी कि हमारी भाषाएँ जो है अध्ययन के काबिल हैं, इस पर अध्ययन होना चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ें जो है सामने निकल के आएगी और ख़ासकर इतिहास की बातें सामने निकल के आएगी। ये जी। अर्जुन जी ने बहुत अच्छी बात पकड़ी है। बिल्कुल, अमा बोबा तो यहाँ किन्नौर में भी बोलते हैं। हम अपने मम्मी पापा को कई जगह है अमा बोबा बोलते हैं। अमा अमा अभी नहीं आए, बाबा अभी नहीं आए, कुछ ऐसा हाँ, कई बिल्कुल, जगह है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब अमा के बदले में पापा मम्मी भी हो गए हैं। तो ये असल में अमा बाबा भी सुना है, लेकिन अब पापा मम्मी ज्यादा चल रहा है। तो चलिए, बहुत बेहतरीन हमारे को जानकारी मिल रही है। और यहाँ पर बधाई दे रहे हैं बलदीप बिष्ट जी, कह रहे हैं कि राम भगत जी नए एपिसोड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये एपिसोड कैसा लगा जरूर प्रतिक्रिया करें। और हमारा आपका सहयोग के बिना ये एपिसोड नहीं चलेगा। आप लोगों का सहयोग, दर्शकों का भी सहयोग होना जरूरी है। देखिए कितनी सारी प्रतिक्रिया रही। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो जितने पिछले एपिसोड है उससे अच्छा मेरे को ये लगा एपिसोड। तो बहुत बहुत आभार, आप जुड़े सर। नमस्कार, शुभ रात्रि। धन्यवाद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। हमारा जो है मकसद है साहित्य और पारंपरिक धरोहर पर हम चर्चा करेंगे। किन्नौर के ऐसे बहुत सारी चीजों पर जो लुप्त हुई है, घराट है, आस्कोलडंग है, ऐसे कई है। कहानी हो गए जो जिसमें तेल निकालते थे, ऐसे कई चीजों पर हम यहाँ चर्चा करते रहेंगे। और किस प्रकार से आधुनिकता की ओर धीरे धीरे चला गया, कैसे यहाँ पर हिंदू धर्म के रीति रिवाज आए, जैसे आपके रक्षाबंधन के त्योहार है या फिर आपके करवा चौथ का व्रत है, ऐसे कई है। और अब वर्तमान में हमारे किन्नौर के मंदिरों में हिंदू प्रतीक देखने को मिलता है, जैसे आपका शिवलिंग है या फिर देवी देवताओं की वो जो है मूर्तियां दिखाई जाती है। क्योंकि पहले किन्नौर के मंदिरों में इस प्रकार का भी नहीं था। आजकल वर्तमान में अब क्या किन्नौर जो है पूरी तरह से हिंदुत्व जा रहा है। इस पर भी हम देखेंगे कि चर्चा करेंगे और जानेंगे। और बहुत सारे रीति रिवाजों को, अपर किन्नौर के रीति रिवाज अलग है, मध्यम किन्नौर के रीति रिवाज है। जैसे हमारा आज का साजो है, साजो त्योहार का नया साल है। अपर किन्नौर में लोसर से नया साल मनाते हैं, यहाँ साजो के द्वारा नया साल मनाते हैं। और साजो में यहाँ पर जो है सुबह 4 बजे उठा जाते हैं, महिलाओं को 4 बजे उठना होता है, चूल्हा चौका करके फिर अलग अलग प्रकार के व्यंजन करते हैं। फिर पुरुष जो है पूजा पाठ करते हैं। और साजों के दिन एक पहले वाले रिवाज को देखेंगे तो पहले साजों के दिन सुबह जो बंदूक चलाते थे और सुबह कौवा, जो काला कौवा, उसको भी मारते थे। कहते थे कि ग्रह टल जाता है, ऐसे ऐसे। लेकिन धीरे धीरे जो चीजों को खत्म हो गई। और मारना तो खैर बुरी बात है। और फिर भी हमारी संस्कृति किन्नौर की अलग है, छवि किन्नौर की अलग है। बहुत बहुत आभार, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं कल संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा में। और तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। पिछले साल हम आए थे लुतुक्सा में। प्रोग्रेसिव बागवान हमारे निचा ब्लॉक से आदरणीय चेतराम नेगी जी। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पिछली बार जो है हमारे किन्नौर के जो बागवान हैं उनके लिए वैरायटी तैयार की थी। और इस बार भी उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी किस्मों की वैरायटी तैयार की है। और जानते हैं कि कब से वो मार्केट में निकालेंगे और किन किन वैरायटियों को वो उपलब्ध करवा रहे हैं। आइए मिलते हैं। चेतराम सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पेज में। आप हर साल हमारे किन्नौर के लिए, किन्नौर के बागवानों के लिए नई नई वैरायटी का जो है सृजन कर रहे हैं। पिछले साल भी काफ़ी लोगों ने यहाँ से आपसे पौधे लिए हैं। और इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि आपके जो यहाँ पर एरिया है उसमें बहुत सारे जो है पौधे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये जो अभी आपका जो पौधे है कितने दिन तक लगेगा मार्केट में आने के लिए, कौन कौन सी वैरायटी रहेगी और कैसे आपसे संपर्क कर पाएंगे। स्वागत है। सबसे पहले मेरा
सभी हमारे यहाँ के किसान व बागवान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपका किन्नौर अब तक के चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो बार बार हमारा जो प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। हमारी जो हमारी नर्सरी का जो मेन मुद्दा जो आप पूरे लोगों तक सूचित करते हैं। और आज जो हम सेल नर्सरी जो हमारा लगभग सेलेबल हो चुका है, 1 जनवरी 2023 से हमने ये नर्सरी का बिक्री स्टार्ट कर दिया है। और कोई भी बागवान अगर हमारे से इस नर्सरी से पौधे खरीदने के इच्छुक है, वो 1 जनवरी से आप बुकिंग कर सकते हैं, या खुद आकर इधर भावानगर के अंदर आकर के आप परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। वैरायटी हमारे पास रॉयल भी है, आपका स्कारलेट सपर 2 है, आपका जेरोमाइन है, रेड विलॉक्स है, गेल गाला है, सुपर चीफ है, हमारे पास ग्रेनी स्मिथ है। तो ये 8-10 ज़्यादा वैरायटियाँ नहीं हैं, हमारे पास 8-10 वैरायटियाँ है। सीडलिंग है हमारे पास, कम से कम टोटल ग्राफ्टिक पौधे हमारे पास 15,000 के आसपास है, और 20-25 हज़ार हमारे पास सीडलिंग है, सेलेबल हो चुके हैं। और विश्वास के साथ आप हमारे नर्सरी में आइए और देखिए। और हमारे स्वस्थ पे एक तो फ्रेश सॉइल में जो हमने तैयार किया हुआ है, पहले कोई यहाँ बंजर भूमि था, बंजर भूमि में हमने इसको पट के तैयार किया हुआ है। इसके जड़ों में कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सब बिल्कुल स्वस्थ और एकदम आपके तंदुरुस्त और एकदम हेल्दी पौधे आपको यहाँ से मिलेंगे। बाकी आप जब चाहे हमारे रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, आप बाकायदा बिल ले सकते हैं। और आप जब चाहे आप हमारे से संपर्क करिए। मेरा संपर्क नंबर है 82 199 58 655। बाकी आप जब चाहे, हम भावानगर के अंदर जब चाहे इस नर्सरी में आप यहाँ हमारा चौकीदार 24 घंटा आप सेवा मुहैया करता रहेगा। बाकी ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं यही कहूँगा कि आप स्वस्थ पौधे चुनिए और स्वस्थ पौधों के लिए आप संपर्क करें। धन्यवाद।